आज राष्ट्र भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे अब्दुल कलाम न सिर्फ भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, बल्कि मिसाइल मैन और करोड़ों युवा के प्रेरणा स्रोत भी थे। एक साधारण परिवार से निकलकर भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने वाले कलाम ने अपने जीवन को से सिखाया कि सपनों को साकार करने के लिए लगन और मेहनत सबसे बड़ा हथियार है। उनके जन्मदिन को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि युवा पीढ़ी उनके आदर्शों से प्रेरणा ले सके। तो आइए आपको बताते हैं कौन थे डॉक्टर कलाम। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे 1972 में इसरो से जुड़े भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह SLV-3 में शामिल हुए। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का लॉन्च किया। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में निर्णायक भूमिका निभाई। भारत को अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक में सक्षम बनाया। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत और नवाचार का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया। 27 जुलाई 2015 शिलांग में व्याख्यान के दौरान कार्डियक अरेस्ट आया। इनको बेथानी अस्पताल में भर्ती थे। शाम 7:45 पर कलाम का निधन हुआ। तो देश भर में 7 दिवसीय राजकीय शोक की भी घोषणा इस दौरान की गई थी। 30 जुलाई 2015 को रामेश्वरम पी करंबू ग्राउंड में इन्हें दफन किया गया। प्रधानमंत्री, राज्य प्रमुख और 3,50,000 से अधिक लोगों ने इन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। 15 अक्टूबर 1931 धनुषकोडी तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। मिसाइल मैन के नाम से इन्हें कहा जाता है। कलाम का सफर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे। पक्षियों को देखकर तय किया विमान विज्ञान में अपना करियर। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें अब दुश्मनों को नष्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से बनाई गई इन मिसाइलों की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे। लखनऊ के भटगांव में स्थापित ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई में ये मिसाइलें तैयार की जा रही है। बता दें कि इस साल 11 मई को रक्षा मंत्री ने लखनऊ के भटगांव में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया था। 300 करोड़ रुपए की लागत से 80 एकड़ में फैली इस इकाई में हर साल 80 से 100 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य है। भविष्य में इस क्षमता को बढ़ाकर 150 मिसाइलें प्रति वर्ष करने की योजना है। ये इकाई भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल अपनी अचूक निशाने और तेज रफ्तार के लिए जानी जाती है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की कई एयरबेस को ध्वस्त कर दिया था। ये ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज चलती है। ब्रह्मोस मिसाइल 290 से 400 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकती है। इसे जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल एक बार छोड़ने के बाद स्वचालित रूप से अपने लक्ष्य को भेद देती है। दुश्मन के रडार को चकमा देकर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। तो ब्रह्मोस की खासियत आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 290 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। टीवी इंडस्ट्री शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है। उन्होंने BR चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का रोल प्ले किया था। सूत्रों के मुताबिक पंकज को कैंसर था। वो इससे जंग जीत गए थे, लेकिन बीते कुछ महीनों में उनका कैंसर दोबारा लौटा। एक्टर की हालत काफी नाजुक थी। बीमारी की वजह से वो एक बड़ी सर्जरी से भी गुजरे थे, लेकिन पंकज को बचाया नहीं जा सका। सोशल मीडिया पर पंकज की मौत की खबर सुन टीवी इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है। फैंस भी गमगीन हैं। पंकज को फैंस और सेलेब्स नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है। 68 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। महाभारत में उन्होंने ऐतिहासिक रूप निभाया था। कर्ण के रूप में उन्हें ख्याति मिली। कैंसर से जंग लड़ रहे थे। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने पार्टी में नोटिस देने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातों पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को नोटिस नहीं देना चाहिए। पार्टी में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस विषय पर उन्होंने जीतू पटवारी से भी बात की है। साथ ही उज्जैन में नोटिस पाए कई नेताओं की अजय सिंह से मुलाकात को भी रचनात्मक बताया। इसके साथ ही फसलों की बर्बादी पर सरकार को घेरते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि अब तक कोई सर्वे नहीं हुआ। राहत राशि की घोषणा महज दिखावा है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। ग्वालियर में हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। आजाद समाज, भीम आर्मी और ओबीसी महासभा सहित वकीलों के कुछ समूह प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं।
जबकि कुछ अन्य समूह इसके विरोध में है। इसे लेकर शहर में वाद विवाद और बयानबाजी का दौर जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया है और सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्कूल और आंगनबाड़ियों की छुट्टी भी घोषित की गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषा और डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ वीडियो जारी करने पर 55 यूजर को नोटिस भेजकर 500 पोस्ट हटवाए हैं। ग्वालियर जिले में धारा 163 लागू कर दी गई, जिसके तहत बिना अनुमति कोई धरना, प्रदर्शन, जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जा सकते। कलेक्टर और एसपी ने व्यापारियों और नागरिकों के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में सुरक्षा में ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तो अम्बेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। दलित संगठन एकजुट हो गए हैं, किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, इसके मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 163 क्या है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंध को तय करता है। राज्यपाल को अपने कामों में सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। कुछ मामलों में राज्यपाल स्वतंत्र विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रावधान लोकतंत्र, जवाबदेही है और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होंगे। 1 जून 1949 को मसौदा अनुच्छेद 163 पर बहस हुई, इसे अपनाया गया। अनुच्छेद 163 सुशासन और कानून के शासन की आधारशिला है। तो अनुच्छेद 163 क्या है, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। मुख्यमंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में राज्यपाल के प्रति जिम्मेदारी। 1 जून 1949 को मसौदा अनुच्छेद 163 पर बहस और इसे अपनाया गया। तो सुशासन और कानून के शासन की आधारशिला है अनुच्छेद 163। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं अनुच्छेद 163 राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंध को तय करता है। मध्य प्रदेश के बैतूल के ग्राम कनारा में एक किसान के बैंक खाते में 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन सामने आया है। दरअसल जब मामूली वार्षिक आय वाला किसान सम्मान निधि की रकम निकालने बैंक पहुंचा और पासबुक में एंट्री कराई, तो उसमें इतनी बड़ी रकम की लेन देन देखकर उसके होश उड़ गए। किसान ने तत्काल बैंक प्रबंधन से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर जाँच के आदेश दिए हैं। जी सर, बैंक में पैसा निकालने गए थे, तो पैसा निकालने गए तो विड्राल भरे सर, बाबूजी को दिए। मैंने देखा तो बोले कि बहुत तुम्हारे खाते में तो बहुत लेन देन हो गया। तो कितना लेन देन बताया? 2 करोड़ का। तुम्हारा खाता कौन से बैंक में, कौन सा खाता खुला है? महाराष्ट्र बैंक है सर, खेड़ी सावली का जनधन खाता था सर। तुमने क्या कोई लेन देन किया? नहीं। तो कैसे पैसे जमा हुए, कैसे निकले, कुछ बताया? हमने बताया भी नहीं, पता भी नहीं था सर हमको। अच्छा, अभी आपने आवेदन कर दिया है? क्या हमारे सेफ्टी के लिए दिया सर आवेदन। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सतरिया गांव से सामने आए जातिगत भेदभाव मामले में जबलपुर उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस घटना को लेकर अदालत ने कहा कि यदि इस बुराई को समय रहते नहीं रोका गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को सख्त निर्देश दिया कि वायरल वीडियो में जो भी व्यक्ति दिख रहे हैं, जिनकी पहचान की जा सकती है और जिन्होंने मंदिर परिसर में पीड़ित को बाध्य किया, सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। सुपरिटेंडेंट पुलिस दमोह और कलेक्टर दमोह को रेस्पोंडेंट बनाते हुए दमोह जिले के सदरिया गांव में फैली जातिगत वैमनस्यता के आधार पर जो भी बातें चल रही हैं, इसको गंभीरता से लिया है। साथ साथ इस सुमोटो पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि दमोह जिले में के सतरिया गांव में जिस तरह से जातिगत वैमनस्यता फैलाया जा रहा है, यह निंदनीय है। साथ ही इस मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने नाकाफी माना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुमोटो पिटीशन में संज्ञान लेते हुए दमोह पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर के लिए आदेशित किया है कि इस मामले के वायरल वीडियोस में जो भी मंदिर के अंदर पंचायत बैठी हुई है, उनमें जो भी सज्जन दिख रहे हैं, जो भी विजिबल हैं, इन तमाम सारे लोगों के लिए चिन्हित करके उनके लिए उनकी विजिबिलिटी के आधार पर उनकी पहचान करके उनके विरुद्ध में NSC की उज्जैन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में भाग लेकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स और अन्य खिलाड़ी मंदिर पहुंची। टीम ने ICC महिला वर्ल्ड कप में विजय प्राप्ति की प्रार्थना की। मंदिर प्रबंधन ने सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया और उपहार भेंट किए। ये भव्य अनुष्ठान टीम के लिए प्रेरणादायक और आध्यात्मिक अनुभव साबित हुआ।
तो महिला क्रिकेट टीम आज उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंची। टीम की जीत के लिए भगवान महाकालेश्वर का दर्शन किया और प्रार्थना की। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक जैन परिवार ने 94 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनका देहदान किया। ये पहल समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करती है। महिला की इच्छा के मुताबिक उनके निधन के मात्र 4 घंटे बाद परिजनों ने बोरल अस्पताल में आंखें दान कर दी। उनके पोते ने बताया कि महिला ने अपने जीवन काल में ही अंतिम इच्छा जाहिर की थी, जिसका सम्मान करते उनकी आंखें दान की गई और पार्थिव शरीर को खंडवा मेडिकल कॉलेज को सौंपा गया। अस्पताल प्रशासन अब इस शरीर का उपयोग मेडिकल छात्रों के अध्ययन और अनुसंधान के लिए करेगा। कोरिया जिले के बड़े सालेही गांव में अज्ञात हमलावरों ने एक घर में बम फेंका, जिससे घर में मौजूद राय राम की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के मुताबिक देर रात 2 लोग घर पहुंचे और उन्होंने राय राम को रस्सी से बांधा, उस पर तेल डाला और बम फोड़कर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि 4 माह पहले भी मृतक के बेटे पर गोली चलाई गई थी, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई। वहीं इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये आयोजन उमानाथ बली प्रेक्षागृह भातखंडे विश्वविद्यालय में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई, जिसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बता दें कि इस कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सभी छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही गौ सेवा, समाज सेवा, जीव दया के क्षेत्र में काम करने वाले 40 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दीपावली का पर्व नजदीक आते ही शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी। हर और मिठाइयाँ, सजावट और पूजा सामग्री की खरीदारी जोरों पर है। इस बीच दीपावली की पूजा में विशेष महत्व रखने वाला पारंपरिक मिठाई बताशा तेजी से बनाया जा रहा है। इस बार बुरहानपुर में बताशे बनाने के लिए राजस्थान से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं। कारीगरों ने बताया कि बताशे बनाने की प्रक्रिया काफी मेहनत भरी होती है। वहीं क्षेत्र में दीपावली के समय बताशों की मांग बढ़ जाती है। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के नगला लोथू गांव में जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी का छज्जा अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में काम कर रहे 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार और संबंधित विभाग पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्बोधन के साथ उज्ज्वला योजना के द्वितीय फेज का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के साथ सीडीओ और एसडीएम भी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। बता दें कि जिले में लगभग 2,76,000 लाभार्थी हैं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक दीपावली पर्व को लेकर पहले फेज में गैस की रिफिलिंग फ्री होगी। वहीं जनवरी से लेकर मार्च तक होली के पर्व को लेकर द्वितीय फेज की रिफिलिंग फ्री होगी। हमारे जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे जनपद के जो पात्र लाभार्थी थे उनको सम्मानित किया गया और उनको जो रिफिल सब्सिडी प्रदान की जानी थी वो भी प्रदान की गई है। शासन के द्वारा जो निर्देश प्राप्त है उसके अंतर्गत दिवाली के पर्व में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक और जनवरी से मार्च तक होली के पर्व 2 बार निःशुल्क रिफिल प्रदान की जानी है। साथ ही साथ यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन जो हुआ उसका अवलोकन किया गया और लाभार्थियों को सम्मानित किया।
उत्तराखंड के रुड़की नगर निगम के भारतीय किसान रोड संगठन की ओर से आयोजित महापंचायत में किसानों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह ने सरकार को 12 सूत्री मांगों को लेकर महापंचायत में ज्ञापन दिया। इसके साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो अगला कदम मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। इनकी प्रमुख मांगों में स्मार्ट मीटर का विरोध, चकबंदी विभाग की लापरवाही और इकबालपुर शुगर मिल से बकाया भुगतान शामिल है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि स्मार्ट मीटर लगाने बिजली विभाग का कोई कर्मचारी गाँव पहुंचा तो किसान उसे बंधक बनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आज यूनियन रोड के महापंचायत में लगातार 12 सूत्रीय का ज्ञापन दिया गया और संबंधित विभाग से भी वार्तालाप किया गया। उसमें से तहसील संबंधित 3 मुद्दे थे। एक तो मुआवजा बांटने का, दूसरा चकबंदी विभाग के दौरान ये अपना कार्य करने में कहाँ रिक्त पद है उसको लगातार भर्ती करना, और तीसरा मिल के बारे में भी क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसके बारे में थे। एक तो स्मार्ट मीटर को एक मुद्दों को, एक तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा हमारे पास, एक हमारा जो पिछला 18-19 का एक पिछले साल का जो गन्ने का पेमेंट इकबालपुर शुगर मिल पर बकाया चल रहा है, उस पर कोई भी नेता हो या सरकार हो, कोई अधिकारी इस पर उसे दुआने में सक्षम नहीं है। यहाँ से सरकार के इशारे पर पैसा रोक। यूपी के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया है। उन्होंने बिहार के चुनावी हालात पर बयान जारी करते हुए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर मुस्लिम नेतृत्व को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सहरसा में आयोजित वोट अधिकार रैली में मंच पर 25 नेताओं में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था, जबकि बिहार में मुस्लिम आबादी 25% है। मौलाना मुफ्ती ने बताया कि तेजस्वी यादव वही काम कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया था, यानी मुस्लिम नेतृत्व को हाशिए पर डालना और खत्म करने की कोशिश करना। बिहार में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और तमाम पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। इसी के दरमियान जो एक अहम बात है, वो अहम बात यह है कि सहरसा से जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अधिकार रैली का आगाज किया तो वहां मंच पर 25 गैर मुस्लिम लीडरान मौजूद थे, मगर उन 25 में अगर कोई नहीं था तो एक मुसलमान कोई लीडर नहीं था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस की 70 सदस्यीय टीम ने उड़िया बस्ती में छापेमार कार्रवाई की। छावनी सीएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ प्रत्येक घर में तलाशी अभियान चलाते हुए आधार कार्ड और राशन कार्ड का अवलोकन किया। बता दें कि पुलिस टीम ने पहले भी ये गांजा का अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है, लेकिन इस बार कोई संदिग्ध नहीं मिला। वहीं पुलिस टीम ने आगे भी इस तरह का अभियान चलाए जाने की बात कही है। कुमारी का उड़िया बस्ती है, यहाँ पर गांजा बेचने की सूचना मिलती रहती है हमको। बहुत बार कार्रवाई भी किए हैं, क्योंकि ये पूरा मोहल्ला ही ये 2 गलियों में बसा हुआ है और दोनों गलियों में सारे के सारे उड़िया है जो 40-50 सालों से रहे, जस्ट लाइक ए डेरा है ये। तो यहाँ पर गांजा की हम लोग को सूचना बार बार मिलती रहती है और कुछ संदिग्ध लोगों की भी सूचना मिली थी, इसलिए आज रेड कार्रवाई की गई। सुबह 4 बजे हम लोग 70 लोगों की टीम है ये पूरे आसपास के थानों की, और एसपी साहब के निर्देशन पे ये